अब हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। 413 से लेकर 345 BC तक, यानी कि मगध महाजनपद के अंदर ही दूसरा परिवार शुरू हो गया, है ना। पहला कौन सा परिवार था? हरियाणक, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन या फिर उदयभद्र। शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत होती है 413 BC से, चलता है 345 BC तक। पहला इसका जो रूलर था वो था शिशुनाग। शिशुनाग इससे पहले, इस डायनेस्टी को शुरू करने से पहले, ही वॉज अ वाइसरॉय या फिर अमात्या, हाई रैंकिंग ऑफिशियल था बनारस में, वाराणसी में। और ऐसा माना जाता है कि मगध के जो लोग थे, outraged by the successive parricides of the successors of उदयन। उदयन कौन था? ये उदयभद्र। उदयभद्र का जो रूल था उससे लोग ना काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि उदयभद्र उस टाइम पर ना एक्चुअली क्या है कि देखो, अब अजातशत्रु तो रहा नहीं था, पावरफुल रूलर कोई थे नहीं, कैसे भी करके अपने आखिरी के दिनों में श्रेया वो कोशिश कर रहा था कि इस डायनेस्टी को वो संभाल ले, हरियाणक डायनेस्टी को संभाल ले। अल्टीमेटली उसके हथकंडे काम आते नहीं और उसका मर्डर हो जाता है ना। लोग भी उससे नाखुश थे, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे कोई ठोस प्रूफ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मगध के जो लोग थे, तो ये उदयन या उसके बाद के जो सक्सेसर्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि उदयन लास्ट नहीं था, ऐसे और भी जो लोग थे, लेकिन कोई भी इतना एबल रूलर नहीं था। तो उदयन के बाद एक तरीके से ख़त्म। जैसे अब मुगल एम्पायर तो बहुत टाइम तक चलता है, लेकिन हम यही मानते हैं ना इसमें कि औरंगजेब के बाद समाप्त था वो, बस, है ना, वो बस चल रहा था, धीरे धीरे करके रेंग रहा था। तो उन्होंने शिशुनाग को अपॉइंट करा था इसकी। तो यानी कि शिशुनाग के रूल के पीछे किसका हाथ था? जनता की मंजूरी, राइट। इसने टेम्पररी तौर से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था टुवर्ड्स वैशाली। शिशुनाग की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये थी, इसने अवंती को और अवंती के अंदर प्रद्योत डायनेस्टी को हराया था और मगध का उसको अपना हिस्सा बना लिया था। तो ये जो 100 सालों की जो राइवलरी चल रही थी अभी तक मगध और अवंती के बीच में, ये शांत हो गई। शांत कैसे हो गई? पीसफुल तरीके से? क्या, बिल्कुल नहीं, अवंती को हराकर। तो प्रद्योत डायनेस्टी वहां पर खत्म हो गई थी। याद है ना अवंती की पूरी कहानी? ये अवंती, किंग प्रद्योत, फादर इन लॉ ऑफ उदयन, है ना। अवंती और मगध अच्छे खासे राइवल से, और वो राइवलरी खत्म हो गई जब शिशुनाग ने अवंती को किसमें मर्ज कर लिया? मगध में, है ना। उसके बाद शिशुनाग का बेटा कालअशोक, कालअशोक सन था, सक्सेसर था शिशुनाग का। इसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है अकॉर्डिंग टू पुराण। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी ने आयोजित करवाई थी वैशाली में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने आयोजित करवाई थी? अजातशत्रु ने, ठीक है। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने? कालअशोक ने। यह अशोका नहीं है, ना ही अशोका का बेटा है, ठीक है। काफी लोग कंफ्यूज करते हैं इसको कि कालअशोक अशोका का बेटा था। शिशुनाग डायनेस्टी अलग है, मौर्य परिवार बाद में आएगा। फिर बात करते हैं तीसरे परिवार के बारे में, नंदा डायनेस्टी। इट वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। रूल इसका चलता है फ्रॉम 345 टू 321 BC, और ये 345 तक शिशुनाग डायनेस्टी का रूल था। तो इसका सबसे पहले एबल रूलर महापद्म नंदा। पाली टेक्स्ट में इसको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज लार्ज आर्मी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही बिलोंग टू लो कास्ट और एटलीस्ट अ नॉन क्षत्रिय कास्ट। मतलब इसकी कास्ट भली लो नहीं थी,
लेकिन वो एक नॉन क्षत्रिय कास्ट थी। जबकि अकॉर्डिंग टू पुराण ही वॉज द सन ऑफ द किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी बाय अ शूद्र वुमेन। इसलिए नंदास को अधार्मिक भी कंसिडर करा जाता है, जो कि धर्म के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उनका पालन नहीं करते अकॉर्डिंग टू वेदास एंड पुराण। मतलब जो कि उधर वेदास एंड पुराण में जो कि धर्म के जो नियम कायदे कानून लिखे रहते हैं ना, और आपको पता है वैसे भी ना वो औरत फॉलो कर सकते थे, एक्सेसिबल था उनके लिए, ना शूद्रों के लिए था। और मान लिया जाता है कि ये इसकी जो मम्मी थी वो शूद्र भी थी। अब उस ज़माने में ना ही औरतों को ये धर्मों के कायदे कानून मतलब फॉलो करवाए जाते थे जो भी वेदास में पुराण में जो लिख रखे हैं, और ना ही शूद्रों को। तो ही वॉज द सन ऑफ अ किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी बाय शूद्र वुमेन, और इसलिए नंदास को अधार्मिक कंसिडर करा जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं नंदास को एज बिलोंगिंग टू अनत कुल, अननोन लीनेज। कोई वंश नहीं है, कोई परिवार नहीं है जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता, जिसकी कोई रूट नहीं है। ये पहले एम्पायर बिल्डर थे इंडिया के, एंड दे क्लेम टू बी एक्रत, द सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस एंड सर्व शत्रंतक, अपरूटर ऑफ द क्षत्रियास। कौन से भगवान को क्षत्रियास का अपरूटर माना जाता है? भगवान परशुराम, है ना। सर्व शत्रंतक, ही एडेड, इसी की बात चल रही है अभी महापतम नंदा की, ठीक है, नंदा डायनेस्टी की। ही एडेड कलिंग टू मगध एंड ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड कोसाल, और इसलिए कॉन्कर्ड कर रहा था क्योंकि कोसाल ऑब्वियसली बात है वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा होगा, इसे लड़ने की कोशिश कर रहा होगा हरातियों से। बड़े लॉजिकल तरीके से इसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रखा था अपने किंगडम में, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। इसने कैनाल बिल्ड करवाई यहाँ पर, और काफ़ी सारा इरिगेशन का काम करवाया। ये जो बात चल रही है ना इमेज ऑफ जीना की, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जीना किसके साथ एसोसिएटेड टर्म होती है वैसे? जैनिज्म के साथ ना, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उनकी जो पूजनीय मूर्ति थी, पूजनीय ये आकृति जो थी, इसको उठाकर ले आया था ये स्टोन कार्विंग को। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या, विक्ट्री ट्रॉफी क्या मतलब, जैसे समझने की कोशिश करो श्रेया, कि मैं उनकी शान उठाकर ले आया अपने पास, ठीक है। कहां से लेकर आया था? कलिंग से। उसके बाद महापदम नंदा के बाद धननंदा। ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। ग्रीक क्लासिकल राइटर्स इसको बोलते थे अग्रामीज या फिर शांड्रमिस। He is credited with huge army, and it is believed that Alexander attacked Punjab during his reign, but his huge army checked them from advancing towards Magad. मगध तक नहीं पहुंच पाए, और अलेक्जेंडर ने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो दाखिला लिया था हिंदुस्तान के अंदर पंजाब के रास्ते से होते हुए, वो इसी के टाइम पर था। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे
इसको नंदा डायनेस्टी के लोगों को और महापतम नंदा को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर माना जाता है। लेकिन एम्पायर बनाने की शुरुआत इन्होंने कर ली थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक एम्पायर को इस्टेब्लिश करना, कंसोलिडेट भी करना और उसको एक्सपेंड भी करने के काम किसने करा? मौर्यस ने। ठीक है, लेकिन पहले एम्पायर बिल्डर का क्रेडिट इसी को मिलता है, नंदा डायनेस्टी को, और उसके कौन से रूलर को? महापतम नंदा को। तो ही इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नंदो पकरामनी, अ पर्टिकुलर मेजर, जैसे बेट्स एंड मेजर्स होते हैं वो नंदा डायनेस्टी के नाम पे, नंदो पकरामणी। ही इज बिलीव टू बी एन एरोगेंट एंड ऑपरेसिव रूलर, जो कि काफ़ी हेवी टैक्सेस लिवाई करता था ऑन द कॉमन मैन। इसका जो लालच था और इसने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करा हर एक चीज़ को, लोगों को, रीजन्स को, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, दिस मेड हिम क्वाइट अनपॉपुलर अमंग द मासेस। एंड अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य, under the able guidance of Kautilya, he took the advantage of his public resentment and uprooted Nanda rule and set up the Mauryan Empire. लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य को एकदम से तो ऐसा कुछ सपना नहीं आया होगा कि मुझे इसको धननंदा को हराना है ना? जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ही राइजेस फ्रॉम द ओब्लिवियन। हमें कुछ नहीं पता उसके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, सड़क पर घूमता हुआ एक अनाथ बच्चा था, है ना? तो हुआ क्या था, क्यों इसने कौटिल्य ने जिम्मेदारी ले ली कि मतलब मैं जो है इसके थ्रू नंदास का खात्मा करवाऊंगा? कौटिल्य और धननंदा एक्चुअली दोस्त थे, याद है? धननंदा लेकिन जैसे गद्दी पर आता है तो वो कौटिल्य जब उससे मिलने जाता है तो उसकी बेइज्जती करता है वो, और वहीं पर उसकी सभा में, बड़ी सभा में कौटिल्य एक प्रण लेता है, मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें पराजित ना कर दूं। वो उस रास्ते से दुखी होकर जा रहा होता है कि कैसे इंसान चेंज हो जाता है, उसका बर्ताव चेंज हो जाता है जैसे उसे थोड़ी सी सक्सेस मिलती है। तो वो देखता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं एक जगह पर और एक बच्चा खेल नहीं रहा है, वो बाकी बच्चों को गाइडेंस दे रहा है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर क्या देखता है? लीडरशिप क्वालिटी, और ये उसको ट्रेन करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है श्रेया, रणभूमि के अंदर कोई शस्त्र तो खुद से नहीं उठा सकता, लेकिन वो दूसरे को गाइड कर सकता है कि कब कौन सा कैसा शस्त्र चलाओ। कृष्ण जी 1 सेकंड के अंदर युद्ध खत्म कर देते महाभारत का, लेकिन गाइडेंस देते रहे किसको? अर्जुन को। ऐसे ही कौटिल्य जब इतना सक्षम था तो आपके दिमाग में आता होगा खुद क्यों नहीं लड़ सका? वो क्योंकि ये जानता था कि राइट टास्क के लिए राइट पर्सन कौन है, और उसने ये चीज किसमें देखी? चंद्रगुप्त मौर्य में। और ऐसा बोला जाता है कि इसका सरनेम या इसका नाम भी कौटिल्य ने इसे दिया था, और कौटिल्य को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। फिर हम बात करते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, 321 BC। तो मगध की सक्सेस के पीछे रीजंस क्या थे, क्या कारण थे? अब मौर्यस का परिवार आ जाएगा, यानी कि, है ना? लेकिन ये सारे के सारे परिवार मगध को और ज्यादा पावरफुल बना रहे कि नहीं बना रहे अमंग्स ऑल द महाजनपद? अब लड़ाइयां विद इन द मगध चल रही है ना, एक परिवार फिर दूसरा परिवार फिर तीसरा परिवार, है ना? तो मगध को ग्रेजुअली स्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ऑल ओवर ऑल अदर महाजनपद, बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से। पहला फैक्टर, मगध के पास जोग्राफिकल पोजीशन जो थी उसके पास इस रीजन की वजह से एडेड एडवांटेज था। आयरन डिपॉजिट्स के आसपास रहता था, आसपास था, लोकेटेड था मगध सदर्न बिहार में। मगधन जो वेपन से देवर फार सुपीरियर एंड इफेक्टिव, दोनों की दोनों जो उसकी कैपिटल थी राजगृह और पाटलिपुत्र,
ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर थी। गिवराज या जो राजगृह थी, इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, जो कि एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन देता था इस जगह को, और उसको कोई भी इन्वेड नहीं कर सकता था। इट वॉज ऑलमोस्ट इनप्रेग्नेबल। सिमिलरली पाटलिपुत्र जो था, इट वॉज मोर लाइक अ वाटर फोर्ट बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सोन एंड गंगा। दूसरा एडवांटेज, मगध जो था वो बिल्कुल जो गेंजेटिक प्लेन है उसके मिडल में था, जहाँ पर फर्टाइल एलुवियम डिपॉजिट होते थे, बारिश होती थी और नदी अपना जो है फर्टाइल सेडिमेंट डिपॉजिट यहाँ पर लेकर आती थी, जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव था और ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। यहाँ पर रिवर प्लेन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थे, विच प्रोवाइडेड वास्ट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड विच वॉज एसेंशियल फॉर रेजिंग अ वास्ट स्टैंडिंग आर्मी। आर्मी तभी टिकी रहेगी ना जब खाना पीना उसको मिलेगा, है कि नहीं। इसके अलावा जो जंगल थे इन द सर्दर्न एरियाज, दे प्रोवाइडेड टिम्बर एंड एलिफेंट। ये हमने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा था, इसमें याद है, जंगली हाथी को ट्रेन करा जाता था और उनको फिर आर्मी में यूज करा जाता था। इससे फायदा श्रेय क्या होता था, हाथियों की क्या रेलेवेंस है युद्ध भूमि में, रणभूमि में, आप उनके ऊपर बैठकर एक एरियल व्यू बहुत अच्छा ले सकते हो, राइट, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट आप हर जगह से देख सकते हो फिर अपने शत्रु को, है ना, और फिर गाइड कर सकते हो नीचे जो सोल्जर्स जो जमीन पे लड़ रहे हैं ना, जिसकी वजह से एक स्पेशल मिलिट्री एडवांटेज था मगध के पास। एज ऑल द अदर महाजनपद्स दे इफेक्टिवली यूज हॉर्सेस एंड चैरियट्स इन वॉरफेयर, लेकिन दूर जगह से एक एरियल व्यू नहीं देखने को मिलता था। मगध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल अगेंस्ट इट्स नेबर्स। अब हाथियों का क्या यूज था, ये किसी किले में घुसना है तो उसको तोड़ सकेंगे, उसके दरवाजे को, मार्चिंग ओवर एरियाज लैकिंग रोड्स और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ऊपर से क्या है, एक एरियल व्यू भी मिलता था। वॉर ग्राउंड में, रणभूमि में। गुड एरियल व्यू। तीसरा फैक्टर, मगध एक ऐसी भूमि थी जहां पर काफी एम्बिशियस रूलर जन्म ले रहे थे, चाहे वो अलग अलग परिवार से क्यों ना थे, लाइक बिम्बिसार फ्रॉम हरियाणा डायनेस्टी, अजातशत्रु अगेन फ्रॉम हरियाणा डायनेस्टी, महापद्म नंदा फ्रॉम नंदा डायनेस्टी, है ना। तो इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, चाहे वो फेयर थे चाहे वो फाउल थे, मतलब साम दाम दंडभेद कुछ भी करके, जो कि उनके पास थे, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, अपने किंगडम को एनलार्ज करने के लिए। 4-3, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ट्रेड, टाउन्स एंड मेटल मनी, द टोल्स लेवाइड टू एडेड टू द ट्रेजरी ऑफ द मगधन किंग्स। टैक्सेस वगैरह लेवाई करते थे ना, उनमें से कुछ तो राजा भी आपने ये भी देखा बड़े एग्रेसिव थे, जिसकी वजह से इनकी मदद होती थी टू मेंटेन द ह्यूज आर्मी। एंड फाइनली जो मगध सोसाइटी थी, ऐसा माना जाता है उसका कैरेक्टर जो था काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स था, जिसकी वजह से उसको और उत्साह मिला फॉर एक्सपेंशन देन एनी अदर किंगडम। क्यों, ये लोगों को अपनी आर्मी में या अपने रीजन में भर्ती करने से पहले ये नहीं सोचते थे कि उनका वर्ण क्या है, उनका कास्ट क्या है, इनको सिर्फ क्या करना था, एक्सपेंशन करनी थी, राइट। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हुई, और एलेक्जेंडर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, ठीक है, उसकी मतलब भिड़प होती है। और वैसे तो आपने यहाँ पर अभी एक फैक्ट देखा कि धननंदा के टाइम पर एलेक्जेंडर अटैक पंजाब, ठीक है, लेकिन इसकी बड़ी आर्मी जो थी वो मगध तक उसको आने नहीं दिया उसको, ठीक है। हम एलेक्जेंडर के बारे में और जानेंगे अगले लेक्चर में। ये इसका कह रहे हो कि ये मौर्यन एम्पायर, ये अभी अगले लेक्चर से शुरू होगा, अब पूरा चैप्टर मौर्यन एम्पायर के ऊपर ही चलेगा। यहाँ पर मौर्यन एम्पायर मैंने आपको अभी बताया था, अभी प्रीवियस लेक्चर में, इसका जिक्र हल्का सा होगा। ये चैप्टर 6 चैप्टर में जाकर कंटिन्यू होता है, फिर जब उसका पूरा डिटेल चैप्टर, उसका नाम ही था मौर्यन एम्पायर।
हाँ, उसका डिटेल वर्जन है। अभी छोटी सी बात यहाँ पर हो जाएगी, छोटा मोटा जिक्र हो जाएगा, वो आपको बता देंगे। फिर बीच में एक वो गैप ले लेंगे, कहेंगे पहले 2 महापुरुष के बारे में जान लो, उसकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, फिर वो चैप्टर 5 बन जाएगा अपना बुद्धिज्म जैनिज्म। फिर यही स्टोरी मॉडर्न टेनेसी इन्होंने यहाँ बोल के छोड़ दिया ना, यही टाइटल यहीं से कंटिन्यू होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।